सेकंड वाला ना। चलो देखो इधर अभी, देखो हमने लास्ट लेक्चर में कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी बात डिस्कस की है। आज बात करेंगे हम फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल के साथ में आपको रिएजेंट भी बताऊंगा कि रिएजेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, दो टाइप के रिएजेंट्स होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोफाइल और एक होते हैं न्यूक्लियोफाइल। वैसे तो पता है, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल किसे कहेंगे हम और बेस किसे कहेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे व्हाट इज फ्री रेडिकल्स। अब आपको ये बता चुका हूं मैं कि होमोलिटिक फिजन और हेटेरोलिटिक फिजन में, होमोलिटिक फिजन में फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं और हेटेरोलिटिक फिजन्स में 4 स्पीसीज जनरेट होती है। जैसे कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच है उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो अब बात करेंगे कि फ्री रेडिकल होते क्या है। देखो फ्री रेडिकल पहली बात तो कैसे जनरेट होंगे, होमोलिटिक फिजन से होंगे। दूसरी बात सॉल्वेंट जो होगा वो कौन सा होगा, पोलर या नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि CS2 ले सकते हो आप या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है। नेक्स्ट है कि ये किसके प्रेजेंस में होते हैं, ये हीट के प्रेजेंस में हो सकते हैं, लाइट के प्रेजेंस में हो सकते हैं, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो सकते हैं, रेडिएशन के प्रेजेंस में हो सकते हैं। वैसे नॉर्मल कंडीशंस में बेटा फ्री रेडिकल जनरेट नहीं होते, उनके लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस चाहिए, तभी क्या होते हैं, फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। और जनरली फ्री रेडिकल ऐसा नहीं है कि 2 सिमिलर एटम ही चाहिए आपको, जैसे कि क्लोरीन क्लोरीन में ही फ्री रेडिकल बनेंगे। कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है कि फ्री रेडिकल बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगर दूसरी कंडीशन फ्री रेडिकल को बनने के लिए मजबूर कर रही है तो फ्री रेडिकल बनेंगे, चाहे वो हेटेरो एटम्स के बीच में क्यों ना बॉन्ड हो। जरूरी नहीं है कि 2 सिमिलर एटम्स के बीच में ही बॉन्ड होना चाहिए तभी होमोलिटिक फिजन होगा, 2 डिफरेंट एटम्स के बीच में भी होमोलिटिक फिजन हो सकता है। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। बाद में हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे फ्री रेडिकल की, ये भी बात आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसे स्टेबलाइज करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन रिच होगी तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग ग्रुप इसे स्टेबलाइज करेंगे। तो वही रिएक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर वही रहेगी, कार्बोकैटायन और कार्बन एनायन की जो हमने बात की थी वैसे ही रहेगी, सिमिलर। ठीक है, और कौन से ग्रुप से स्टेबल करेंगे ये भी आपको समझ में आएगा। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा चेंज हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, हाइब्रिडाइजेशन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी होता है, sp3 भी होता है, लेकिन sp2 कब होगा, sp3 कब होगा। अब देखो अगर मान लीजिए फ्री रेडिकल्स को स्टेबिलिटी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आ रही है तो फिर वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में रहेगा क्या, नहीं रहेगा, वो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। लेकिन अगर स्टेबिलिटी उसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आ रही है, प्लेनर होने में उसे स्टेबिलिटी आ रही है तो वो प्लेनर होगा। अगर उसे टेट्राहेड्रल या पिरामिडल होने में स्टेबिलिटी आ रही है तो वो पिरामिडल होगा। तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है फ्री रेडिकल का। बताऊंगा आपको कब कब चेंज होगा, लोन पेयर आने से हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेंज होता है, जब लोन पेयर ना हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्यों चेंज नहीं हो रहा है या चेंज हो रहा है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इधर देखो आप, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्री रेडिकल जनरेट कैसे होते, फ्री रेडिकल जनरेट कैसे होते। देखो यहाँ पे मेरे पास में कार्बन है, कार्बन फ्री रेडिकल भी हो सकता है या उसके अलावा कोई और भी फ्री रेडिकल हो सकता है। अब यहाँ पे ओए हमने क्या किया, इसको यहां पे कोई ग्रुप जोड़ दिया, एक कोई ग्रुप जोड़ दिया। अब इधर देखो आप, ये जो बॉन्ड है इस कार्बन और इस ग्रुप में जो बॉन्ड है बेटा वो कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। अब ये जो बॉन्ड फिजन है, ये जो बॉन्ड का ब्रेकिंग है ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ऐसे होगा तो ही तो फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। एक इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, यहाँ पे ये G ले रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, ये कार्बन ले रहा है। तो दोनों भी इस तरीके से फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने ये बोला है कि ये किसके प्रेजेंस में होते हैं बेटा, या तो हीट के प्रेजेंस में होंगे, या तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होंगे, या फिर रेडिएशंस के प्रेजेंस में होंगे, लाइट के प्रेजेंस में होंगे। विदाउट एनी कंडीशंस, अगर कोई कंडीशंस नहीं है तो फ्री रेडिकल जनरेट नहीं होंगे। अब देख लीजिए, अब मुझे एक बात बताइए, इस कार्बन पे क्या आएगा, इस कार्बन पे आएगा एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो इधर देखो आप, इस कार्बन पे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन आया। सिमिलरली इस G पे भी क्या आ गया बेटा, एक ही इलेक्ट्रॉन आ गया। सबको समझ में आ रहा है। तो इस स्पीशीज को कहते हैं हम, दैट इज फ्री रेडिकल्स। इस स्पीशीज को क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। अब आप ही बताइए कि ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है ये सिमेट्रिकल ब्रेकिंग से हुआ है या अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग से हुआ है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग है। अगर सिमेट्रिकल ब्रेकिंग है तो क्या कहेंगे, होमोलिसिस। क्या कहते हैं इसे, होमोलिसिस कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जो सेपरेट बॉन्ड टूटने के बाद में जो सेपरेटिंग स्पीसीज है वो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, रिटेन कर रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन के सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो स्पीसीज जनरेट हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं,
फ्री रेडिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। अब मुझे एक बात बताइए, चलिए कार्बन फ्री रेडिकल को आप देखिए, इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 3 बॉन्ड बनाए हैं। पूरे पूरे जो बॉन्ड है वो 3 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बताइए इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट होता तो क्या होता? इलेक्ट्रॉन रिच कहते हैं अपन उसे, लेकिन अभी भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। मतलब दिस आर द ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। और मैंने ये बात भी आपको बताया था कि फ्री रेडिकल्स आर हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। ये बात हम कर चुके हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो हाईली क्या होते हैं बेटा? अनस्टेबल। और इसके पीछे का रीजन क्या है? ड्यू टू ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंशियल। वैलेंशियल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। और दूसरी बात, यहां से क्या निकल के आती है? बोलो बेटा। इट इज ए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। मतलब जब कभी भी इसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये लेगा। समझ में आ रहा है ना? ये इलेक्ट्रॉन लेने वाली स्पीशीज है, इसलिए तो हम क्या कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट्स है। अब मुझे बताइए, अगर इसका ऑक्टेट अगर कंप्लीट करना है तो इसे इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो ऐसे ग्रुप जो इसे इलेक्ट्रॉन देंगे उन ग्रुप को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसे स्टेबलाइज करेगी कि डिस्टेबलाइज? स्टेबलाइज करेगी। सबको समझ में आ रहा है ना? यही से समझ में आती है बेटा बातें कि पहले इस बात को समझिए आप कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसे स्टेबलाइज करेंगे, मतलब इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। अब देखो यहां पे मैंने लिख दिया है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। दूसरी बात लिखा है कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ये क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का मतलब दैट इज 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंशियल। ये बात ध्यान में रखना आपने, 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर विशेल वैलेंशियल। इसके वैलेंशियल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए बेटा ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होने की वजह से हाईली अनस्टेबल है, दैट इज शॉर्ट लिव। शॉर्ट लिव का मतलब ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करेगी, जब कभी भी मौका मिलेगा किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? दैट इज 10⁻⁻6 सेकंड के अंदर ही बेटा किसी के साथ में ये रिएक्शन करके नया प्रोडक्ट बना लेती है, इसलिए ये हाईली अनस्टेबल है। सबको समझ में आ रहा है? तो इसे कहते हैं हम दैट इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल सबको समझ में आ रहा है कि हाउ फ्री रेडिकल्स इज फॉर्म? ओए, फ्री रेडिकल बन कैसे रहे हैं? होमोलिटिक फ्यूजन से। किसके प्रेजेंस में बन रहे हैं? दैट इज अल्ट्रावायलेट लाइट या ईवी लाइट। अब देखो इट इज फॉर्म, ये भी लिख देता हूं यहां पे कि क्या ये अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में ही फॉर्म होते हैं। इट इज फेवर्ड बाय विच सॉल्वेंट? दैट इज पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। कई बार रिएक्शन देख के आप बता सकते हो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा या इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म होगा या न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म होगा। कई बार आप देख के बता सकते हो कि रिएक्शन में कार्बोकटायन बनेंगे कि कार्बन अनायन बनेंगे या फ्री रेडिकल बनेंगे। So that reaction is favored by the homolysis is favored by the non-polar solvent. तो कई बार नॉन पोलर सॉल्वेंट दे दिया जाएगा। सो इट इज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ, देखो एक बात ध्यान में रख लीजिए आप, इट इज फेवर बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं बेटा? नॉन पोलर सॉल्वेंट जिनके लिए डायपोल मोमेंट क्या हो जाए? 0 हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाए, कार्बन डाइसल्फाइड हो जाए, एक्सेट्रा। ये सभी के सभी क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ही होता है। समझ में आया सबको? इट इज फेवर्ड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट। और ये किसके प्रेजेंस में होता है? अल्ट्रावायलेट लाइट। क्या अल्ट्रावायलेट लाइट के अलावा और कोई ले सकते हैं आप? बिल्कुल ले सकते हो। यहाँ पे या तो आप हीट ले लीजिए, यहाँ पे या तो क्या ले लीजिए बेटा? हीट के प्रेजेंस में भी होता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए आप, या फिर आप लाइट ले लीजिए, या फिर आप क्या ले लीजिए? पेरोक्साइड, या फिर क्या ले लीजिए? पेरोक्साइड। समझ में आ रहा है ना? वो जो कंडीशंस लिखा है कि कौन सी कंडीशन में फ्री रेडिकल्स बनेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और पेरोक्साइड। पेरोक्साइड भी ले लिया आपने तो फ्री रेडिकल जनरेट्स होंगे। अब हाउ फ्री रेडिकल इज जनरेट, ये तो बताया आपको कि पैसे फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे हैं। तो अब ये 2 सिमिलर एटम भी हो सकते हैं, 2 डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर देखो आप, इधर देखो बेटा, मेरे पास में ये 2 सिमिलर एटम है, ये है क्लोरीन और ये क्या है? क्लोरीन है। अब ड्यू टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पे होमोलिटिक फ्यूजन होगा। ये पहला सी करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन रिटेन करेगा, दूसरा सी अपना एक इलेक्ट्रॉन रिटेन कर लेगा। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे? रिटेन कर लेंगे। जैसे ही दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन रिटेन कर लेंगे, किसके प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में, तो ये बनेगा Cl फ्री रेडिकल और ये क्या बनेगा? दूसरा फ्री रेडिकल।
दोनों भी क्या हो गए? फ्री रेडिकल्स होंगे। दोनों भी क्या हो गए? फ्री रेडिकल। अब देखो ये दो सिमिलर एटम्स के बीच में था, अब दो सेम डिफरेंट एटम्स के बीच में भी हो सकता है फ्री रेडिकल। जैसे इधर देखो बेटा, ये मेरे पास में है कार्बन और ये क्या है? हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो गया? कार्बन हो गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। तो बेटा यहां पे कंडीशंस भी देखनी पड़ेगी ना कि कंडीशंस कौन सी है। यहां पे पोलर सॉल्वेंट है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है। हमने HNu ले लिया और CCl4 डाल दिया यहां पे। अब बताइए क्या ये हेटेरोलिटिक फिजन होगा? यहां पे नहीं होगा ना, क्योंकि ये कंडीशंस तो हेटेरोलिटिक फिजन को फेवर ही नहीं करती। ये कंडीशन तो फेवर करती है किसको? होमोलिटिक फिजन को। ये कंडीशंस बेटा बॉन्ड तो टूट रहा है, क्या हो रहा है? बॉन्ड तो टूट रहा है, लेकिन ये बॉन्ड तोड़ने के लिए ये दोनों ही जिम्मेदार नहीं है बेटा, एक्सटर्नल फैक्टर भी जिम्मेदार होते हैं। समझ में आ रही है ना बात? यहां पे इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूटने के लिए बेटा ये दोनों जिम्मेदार नहीं है, इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं जो इसके लिए बेटा जिम्मेदार होते हैं। तो ये फैक्टर कौन से हैं? ये होमोलिटिक फिजन को फेवर कर रहे हैं। समझ में आ रही ना बात? ये सिमेट्रिकल ब्रेकिंग के लिए फेवर कर रहे हैं। अगर अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग के लिए फेवर करते तो अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग हो जाता फिर यहां पे। तो कैसे होगा ब्रेकिंग? इधर देखो बेटा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कार्बन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो बोलो कार्बन पे आएगा फ्री रेडिकल, तो ये हो जाएगा कार्बन फ्री रेडिकल्स। ये क्या हो जाएगा बेटा? कार्बन फ्री रेडिकल, क्योंकि ये ट्रिपली बॉन्डेड है ना, ऐसे इसके 3 बॉन्ड इधर किसी और एटम्स के साथ में और ग्रुप ऑफ एटम के साथ में जुड़े हुए हैं। सो ये कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा। और सिमिलरली क्या बनेगा यहां पे? बोलो बेटा, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। सबको समझ में आ रहा है? इधर देखो बेटा, और भी देख लीजिए, अब ये भी देख लीजिए आपके इसमें भी कैसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ये है R, ये बॉन्ड O है। इधर देखिए आप, ये क्या है? R, ये बॉन्ड हो जाएगा O, और ये क्या हो जाएगा? O, और ये हो जाएगा R। इसे कहते हैं पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं इसे? पेरोक्साइड। मैंने आपको बोला था कि जब दो ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पेरोक्साइड। तो ये कोई ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है। अब इधर देखो, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये नजर आ रहे हैं आपको, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन इसने रिटेन कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरे ऑक्सीजन ने रिटेन कर लिया। सबको समझ में आ गया? देखो यहां पे किसके प्रेजेंस में मान लिया हमने? अल्ट्रावायलेट लाइट प्रेजेंस में या कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। तो यहां पे क्या बनेगा? बोलो बेटा, RO फ्री रेडिकल, और दूसरा भी क्या बनेगा बेटा? RO फ्री रेडिकल्स बनेंगे। तो ऐसे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ऐसे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। जैसे और देख लीजिए आप, यहां पे आपने क्या ले लिया? CCH5 बॉन्ड क्या है आपके पास में? C डबल बॉन्ड O है। यहां पे देखो आप, इधर देखो बेटा, ये मेरे पास में O है, यहां पे O है, यहां पे C है, और यहां पे डबल बॉन्ड O है, और यहां पे क्या है बेटा? दैट इज CCH5। इसे कहते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। पहली बात तो पेरोक्साइड है, पहली बात तो क्या है? पेरोक्साइड है। क्यों पेरोक्साइड है? क्योंकि दो ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसे क्या कहते हैं? पेरोक्साइड। जब दो ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो बेटा तो उसे क्या कहते हैं? पेरोक्साइड। अब बताइए होमोलिटिक फिजन होगा कि हेटेरोलिटिक फिजन होगा? होमोलिटिक फिजन होगा। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? ऊपर वाला ऑक्सीजन। एक इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? नीचे वाला ऑक्सीजन। तो देखो आपके पास में फ्री रेडिकल कैसे बनेंगे? इधर देखो, ये बनेगा C6H5 बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, ऊपर डबल बॉन्ड, देखो इधर ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? फ्री रेडिकल। कितने बनेंगे ऐसे? 2 बनेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है। तो यहां पे 2 लिख दिए तो कोई गलत तो नहीं है ना? यहां पे लिख दिया हमने 2, तो 2 फ्री रेडिकल बनेंगे ऐसे। देखो ये था बेंजोइल पेरोक्साइड, तो इस बेंजोइल पेरोक्साइड से आपने इस तरीके से फ्री रेडिकल बनाया। अब ये जो फ्री रेडिकल होता है, मैंने क्या बोला आपको? अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है? अनस्टेबल। तो ये क्या करता है? ये क्या गड़बड़ कर देता है? इधर देखो, ये जो बॉन्ड है ये कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है? 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। ये वाला जो बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। सबको समझ में आ रहा है? नजर आ रहा है? तो अब होगा क्या? अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाए, तो बताइए यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा डबल बॉन्ड। ओए इधर देखो बेटा, ये वाला यहां से इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन और इस कार्बन का जो बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। तो ये क्या करता है? ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो ये कार्बन के बीच में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर में? और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे आ जाएगा, तो बोलो क्या मिलेगा? C6H5, और ये फ्री रेडिकल, इसे कहते हैं फिनिल फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं इसे? फिनिल फ्री रेडिकल। और प्लस क्या निकल जाएगा बेटा? C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने डबल बॉन्ड O, मतलब CO2 निकल के बाहर। दैट इज POC, पैराड ऑफ केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है ना? तो ये यहां से CO2 निकल के क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, और इस फ्री रेडिकल को कहते हैं दैट इज फिनिल फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे आप इसे? फिनिल फ्री रेडिकल। दिख रहा है ना आपको? और ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, ये भी गड़बड़ करेगा आपकी तरह, कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना। समझ में आ रही ना बात? यहां पे इसलिए तो बोला है कि फ्री रेडिकल जो होते हैं हाईली अनस्टेबल होते हैं,
वो क्या करते हैं, किसी के साथ में अगर जैसे उन्हें मौका मिला रिएक्शन करने का तो एकदम से रिएक्शन कर देंगे, 10⁻⁻6 सेकंड के अंदर ही रिएक्शन कर देंगे। जैसे यहां पे देख लो, यहां पे एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन रहा था CO2, एकदम से निकल के भाग गया। समझ में आ गई बात? तो यहां पे क्या बना है, फ्री रेडिकल बना है। अब ये जो फ्री रेडिकल है किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड पे डाल दीजिए, आप किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड पे डाल दीजिए, तो वो जो बॉन्ड न्यूट्रल कंपाउंड का जो बॉन्ड टूटेगा, अब वो भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से टूटेगा, क्योंकि अब ये वाला फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को, क्योंकि इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसे बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो दूसरे के पास से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा क्या वो? नहीं, उसे भी मजबूर करेगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करने के लिए। तो ऐसे बनते फ्री रेडिकल्स। समझ में आ रहा है ना आपको कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता क्या है? ये बेटा ऐसे फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं होमोलिटिक फिजन से कि हेटेरोलिटिक फिजन से? होमोलिटिक फिजन से। होमोलिसिस हो रहा है, दैट इज अ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड takes place in such way that each of the separating species retain 1 electron toward itself. That fission which is called as the homolytic fission or also called as homolysis. क्या बोलते हैं उसे? होमोलिसिस। अब बात करेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन की कि हाइब्रिडाइज क्या होता है करके। देखो, सबसे पहली बात इधर देखो, ये मेरे पास में कार्बन था, ये कार्बन फ्री रेडिकल है। ये क्या है बेटा? कार्बन फ्री रेडिकल है। ये इसके 3 बॉन्ड है। इधर देखो रे आप, मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा, ये कार्बन फ्री रेडिकल है, इसके 3 बॉन्ड है और उसका जो एक ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है ऐसे। इधर देखो, इस ऑर्बिटल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, तभी तो आप इसे क्या कर रहे हैं? फ्री रेडिकल्स। क्या कह रहे हैं? फ्री रेडिकल। अगर मान लीजिए, अब ये देखो आप, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक इलेक्ट्रॉन है। एक क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अभी जो शेप नजर आ रहा है वो कैसे नजर आ रहा है आपको? पिरामिडल नजर आ रहा है ना, पिरामिडल। यहां पे लोन पेयर की बजाय एक ही इलेक्ट्रॉन बैठा है ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन की बजाय ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है। तो इधर देखो आप, अगर आपको 3, यहां पे जो शेप नजर आ रहा है, ये नजर नहीं आ रहा कि आपको? इधर देखो बेटा, ये कार्बन है और ऊपर ये इस तरीके से यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन की बजाय एक ही इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। तो ये जो शेप है ये कैसे नजर आ रहा है आपको? बोलो, पिरामिडल। ये कैसे नजर आ रहा है आपको? पिरामिडल। पिरामिडल मतलब बोलो, sp2 हाइब्रिडाइज की sp2 हाइब्रिडाइज की sp3 हाइब्रिडाइज? sp3 हाइब्रिडाइज। sp2 नहीं होता है बेटा, sp2 नहीं होता है, sp3 होता है। ध्यान में रख लीजिए, ये पिरामिडल है। ये क्या है? पिरामिडल। अगर मान लीजिए ये डिहाइब्रिडाइज हो गया, अब सवाल ये है कि ये डिहाइब्रिडाइज कब होगा? ये डिहाइब्रिडाइज भी हो सकता है, ये रिमेन हाइब्रिडाइज भी हो सकता है। मतलब उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, अभी तो sp3 है ना, आपको नजर क्या आ रहा है कि पिरामिडल है, तो क्या है बेटा? sp3 है। अब sp3 रिमेन भी रह सकता है, ये अपना हाइब्रिडाइजेशन डिहाइब्रिडाइज भी हो सकता है, अपने हाइब्रिडाइजेशन को खो भी दे सकता है, मतलब दूसरे हाइब्रिडाइजेशन में आ जाएगा। तो अगर डिहाइब्रिडाइज हुआ या हाइब्रिडाइज हुआ, कब होगा? ये दोनों कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली कंडीशन बता रहा हूं कि इट रिमेन, दैट इज इट बिकम डिहाइब्रिडाइज। इट बिकम डिहाइब्रिडाइज। ये डिहाइब्रिडाइजेशन में चला गया। किस में चला गया बेटा? डिहाइब्रिडाइजेशन में चला गया। इट बिकम दी डिहाइब्रिडाइज। अब ये डिहाइब्रिडाइज में कब जाएगा? जब ये जो 3 बॉन्ड छुटे हुए हैं कार्बन के, उसको एक स्मॉलर एटम जुड़ा होगा या लेस सिलेक्टिव एटम जुड़ा होगा, जैसे कि हाइड्रोजन। अगर हमने इसे हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ये डिहाइब्रिडाइज होगा। इधर देखो आप, यहां पे क्या होगा? बोलो, यहां पे होगा कार्बन, ऊपर क्या होगा बेटा? यहां पे होगा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्या होगा? हाइड्रोजन, यहां पे क्या होगा? हाइड्रोजन, यहां पे क्या होगा? हाइड्रोजन। तो ये ऐसे नहीं होता है, ये मॉलिक्यूल ऐसे नहीं होगा। ये इसका जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स होगा बेटा वो कुछ ऐसे होगा। इधर देख लीजिए, ये होगा सेंटर में कार्बन, यहां पे क्या होगा? बोलो बेटा, हाइड्रोजन, यहां पे क्या होगा? हाइड्रोजन, यहां पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। और ये देखो इस तरीके से ऑर्बिटल, उसका जो p ऑर्बिटल खाली है, नहीं, ये p ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। p ऑर्बिटल में क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे हो जाएगा। नजर आ रहा है आपको? देखो, ये मॉलिक्यूल यहां पे आपको नजर आ रहा है कि पिरामिडल है, लेकिन अगर आपने ये जो 3 बॉन्ड छुटे हुए हैं फ्री रेडिकल के, कार्बन फ्री रेडिकल के, उसको कोई स्मॉलर एटम या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ दिया तो वो स्ट्रक्चर ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इट बिकम प्लेनर। वो क्या हो जाएगा? प्लेनर। देखो ना, यहां पे प्लेनर हो गया। क्या हो गया? प्लेनर। तो दैट अगर प्लेनर है तो बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। अब मुझे एक बात बताइए, वह ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसे इसलिए हो रहा है बेटा कि उसे इस स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही है रादर देन दिस स्ट्रक्चर्स। क्योंकि ये जो स्मॉलर एटम्स है ये तो कम रिपेल करेंगे, तो ज्यादा रिपेल नहीं करेंगे ना, ये बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे कि इसे। अब बताइए, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, कि ये हाइड्रोजन क्या उसे ज्यादा रिपेल करेंगे? नहीं करेंगे ना, कम रिपेल करेंगे। तो उसे इस प्लेनर स्ट्रक्चर होने में ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, इसलिए बेटा वो अपना हाइब्रिडाइजेशन क्या कर देता है? लूज कर देता है, बिकॉज ड्यू टू स्टेबिलिटी। मैं क्या बोल रहा था आपको कि जो सारा खेल है बेटा वो किसका है? स्टेबिलिटी का है। तो ये इस हाइब्रिडाइज स्टेट में ज्यादा स्टेबल रहता है।
जब कार्बन फ्री रेडिकल को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या साइज में छोटे एटम जुड़े होंगे, तब वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है प्लेनर होने में। तो इसे कहते हैं दैट इज डिहाइब्रिडाइज्ड स्टेट। क्या कहते हैं इसे, डिहाइब्रिडाइज्ड स्टेट। हाँ, अगर मान लीजिए वो रिमेन हाइब्रिडाइज है, वो क्या है बेटा, रिमेन हाइब्रिडाइज, मतलब हाइब्रिडाइजेशन को बरकरार रख रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन को बरकरार कब रखेंगे, इधर देख लीजिए, रिमेन हाइब्रिडाइज, रिमेन हाइब्रिडाइज मतलब जो पहले जो हाइब्रिडाइजेशन आपको नजर आ रहा था क्या था, वो sp3, अब sp3 को रिमेन रख रहा है। तो ये sp3 को रिमेन कब रखेगा, जब उसे कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ज्यादा करेक्ट ये होगा बोलना कि ऐसा एटम जिसके ऊपर लोन पेयर होगी, जिसके ऊपर क्या होगी, लोन पेयर, जैसे कि फ्लोरीन, जैसे कि क्लोरीन, जैसे कि नाइट्रोजन, समझ में आ रहा है ना, जैसे कि ऑक्सीजन, जिनके ऊपर क्या होगी बेटा, लोन पेयर होंगी। अगर ऐसे एटम जुड़े होंगे तो वो अपने हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को क्या रखेगा, रिमेन रखेगा। क्यों रिमेन रखेगा, इधर देख लीजिए आप। अब ये प्लेनर क्यों नहीं होगा और अपने हाइब्रिडाइजेशन को रिमेन क्यों रखेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने फ्लोरीन जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, फ्लोरीन। अगर मैंने इस बार बेटा इस कार्बन को क्या जोड़ दिया, फ्लोरीन जोड़ दिया, तो देखो कार्बन है, यहां पे देखो ये फ्लोरीन है, यहां पे क्या है, फ्लोरीन है, यहां पे क्या है, फ्लोरीन है, और ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर नहीं सॉरी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे एक बात बताइए, इस फ्लोरीन के ऊपर कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है, ये 1, ये 2 और ये 3। सिमिलरली इसके ऊपर भी क्या है, 1, 2 और ये 3। सिमिलरली इसके ऊपर भी 1, ये 2 और ये 3। तो मुझे बताइए ये लोन पेयर इसे रिपेल नहीं करेंगे क्या, करेंगे, रिपेल, रिपेल करेंगे। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये इस तरीके से है, मतलब टेट्राहेड्रल है, तो ये जो बॉन्ड एंगल है नियरली 109 का रहेगा, 109 के आसपास तो रहेगा, 109 के आसपास रहेगा, 107 रहेगा, 109 के आसपास रहेगा। मतलब ये जो शेप हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, पिरामिडल, ये क्या हो जाएगा, पिरामिडल। अगर ये शेप पिरामिडल है, ये शेप कौन सा है बेटा, पिरामिडल। अगर पिरामिडल शेप है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में रहना चाहेगा। अब बोलोगे कि सर ये प्लेनर क्यों नहीं होना चाहता। अब देखो यहां पे बॉन्ड एंगल कितना है, 109 का है, 10 ये बॉन्ड पेयर में, और इस फ्री रेडिकल में बॉन्ड एंगल कितने का है, 109 का। तो ये क्या कोशिश करेंगे, ज्यादा बॉन्ड एंगल पे रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्यादा बॉन्ड एंगल पे ये क्या होगा बेटा, ज्यादा स्टेबल। ये ज्यादा बॉन्ड एंगल पे क्या होगा, ज्यादा स्टेबल, इसलिए ज्यादा बॉन्ड एंगल पे रहना चाहेगा। अब सवाल ये है कि ये प्लेनर अगर हो गया तो क्या हो जाएगा। तो देखो प्लेनर भी बता देता हूं आपको। अगर मान लीजिए ये प्लेनर हो गया, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाए बेटा, प्लेनर हो जाए, तो प्लेनर होगा तो क्या होगा बोलो, ये कार्बन, यहां पे क्या होगा बेटा बोलो, फ्लोरीन, यहां पे क्या होगा, फ्लोरीन, यहां पे क्या होगा, फ्लोरीन। अब ये वाला देख लीजिए आप, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, अब बॉन्ड एंगल कितने का हो जाएगा, 120 का बॉन्ड एंगल तो इनके बीच में होगा, 120 का बॉन्ड एंगल तो इनके बीच में होगा। लेकिन ये फ्री रेडिकल और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड एंगल कितने का होगा, 90 का होगा। देखो ये जो 3 फ्लोरीन है ये तो एक ही प्लेन में होंगे, और ये जो 3 है फ्लोरीन है ये तो क्या होंगे बेटा, एक ही प्लेन में होंगे, लाइक दैट, इस तरीके से। और जो ऑर्बिटल खाली, जो ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक अबोव द प्लेन होगा, एक बिलो द प्लेन होगा, लोब उसका। तो जो ऊपर वाले प्लेन में जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, और इस फ्लोरीन में प्लेन, ये जो प्लेन है, इस प्लेन में कितने फ्लोरीन है, 3 है, और तीनों के पास में 3-3 लोन पेयर है, तीनों के पास में क्या है, 3-3 लोन पेयर है, और ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, और ये प्लेन का जो एंगल है कितने का है, 90 का है। तो बताइए आप 90 पे ज्यादा रिपल्शन फील होगा कि 109 पे रिपल्शन ज्यादा फील, 90 पे। तो ये क्या मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल, फिर ये क्या प्लेनर होना चाहेगा, नहीं होना चाहेगा। अगर सबको समझ में, क्योंकि ये जो एंगल है बेटा, ये वाला जो एंगल की बात कर रहे हैं हम, ये वाला एंगल कितने का है, 90 का है, और 90 का होने की वजह से ये क्या है, लेस स्टेबल, ये क्या है, लेस स्टेबल। तो बताइए आप मुझे कि क्या ये मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट करेगा, नहीं, मतलब sp2 होना चाहेगा, नहीं होना चाहेगा, वो रिमेन क्या रहेगा, sp3 रहेगा, रिमेन क्या रहेगा, sp3। अब समझ में आ गया हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेंज हो रहा है। तो जरूर, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कब चेंज हो रहा है, इधर देखिए बेटा, कब चेंज होगा हाइब्रिडाइजेशन, जब कार्बन से कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ऐसा एटम जिसके ऊपर लोन पेयर हो, क्योंकि ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसको ज्यादा रिपेल करेंगे। हमने VSPR थ्योरी में देखा है कि लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है करके, पढ़ा चुका हूं आपको, देन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर बता चुका हूं ना। यहां पे रिपल्शन, ये छोटा एटम है, क्या रिपेल करेगा उसे, छोटा एटम से हाइड्रोजन, ना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसके पास में, ना कोई लोन पेयर है, तो इसे रिपेल करेगा क्या, वो नहीं रिपेल करेगा। तो ये प्लेनर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लेनर। और प्लेनर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2, और नॉन प्लेनर अगर है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3। तो दोनों कंडीशंस आपको समझ में आ गई, क्लियर है ना बेटा। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेंज हो रहा है,
तो sp हाइब्रिडाइज sp2 हाइब्रिडाइज भी होता है और sp3 हाइब्रिडाइज भी होता है। दोनों कंडीशंस आपको दिमाग में ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है? क्लियर है बात? बड़े आगे अभी देखिए अब स्टेबिलिटी क्या होती है, तो देखो स्टेबिलिटी। अब देखो यहां पे, इधर देखो बेटा, अभी बताया आपको कि बताइए ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। अब इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में क्या होगी? स्टेबल होगी। अरे इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में क्या होगी बेटा? स्टेबल। बताइए इलेक्ट्रॉन जो देते हैं उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे? इसे स्टेबलाइज करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज द फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल को कौन स्टेबलाइज करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से कौन सा इफेक्ट होता है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होगा? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या रेजोनेंस से ये स्टेबलाइज होगा? बिल्कुल होगा। रेजोनेंस तो सबको स्टेबलाइज करता है। रेजोनेंस बेटा हर किसी को स्टेबलाइज करता है। तो मतलब सबको समझ में आ गया। तो यहां पे अगर आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखना है जो स्टेबलाइज करेंगे फ्री रेडिकल को, मतलब कौन कौन से इफेक्ट होंगे बेटा? बोलो। एक होगा प्लस आई इफेक्ट, इसे स्टेबलाइज करेगा, बिल्कुल करेगा। दूसरा क्या होगा? बोलो बेटा। प्लस एम इफेक्ट भी इसे स्टेबलाइज करेगा। तीसरा क्या होगा? प्लस एच इफेक्ट भी इसे स्टेबलाइज करेगा। और नेक्स्ट क्या होगा? रेजोनेंस। रेजोनेंस भी क्या करेगा? इसे स्टेबलाइज करेगा। तो सबको समझ में आ रहा है? लाइक दैट कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन को ये सारे ग्रुप क्या कर रहे थे? सारे इफेक्ट स्टेबलाइज कर रहे थे। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट भी कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहा था, प्लस एम भी, प्लस एच भी और रेजोनेंस भी। तो उसी तरीके से यहां पे प्लस आई प्लस एम और देन प्लस एच एंड रेजोनेंस इसको क्या कर रहे बेटा? स्टेबलाइज कर रहे। फिर बेटा अगर मैं बोलूं आपसे कि इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, तो क्या होगी बताइए? 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 3 डिग्री फ्री रेडिकल में कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा? 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। देखो ना यहां पे आपको एक बात तो समझ में आ गई ना कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होंगे, ओए जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होंगे, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो, आप इधर देखो बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया इस बार देखो, अब यहां पे मैंने क्या किया, ये फ्री रेडिकल है मेरे पास, कोई एक फ्री रेडिकल है ये वाला H बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड क्या होगा? H होगा, नीचे बॉन्ड क्या होगा बेटा? H होगा। ये फ्री रेडिकल हो गया। दूसरा फ्री रेडिकल देख लो आप, ये मेरे पास में है CH3 बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल हो गया। सिमिलरली तीसरा फ्री रेडिकल क्या होगा? बोलो बेटा। CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाए? CH3 और ये नीचे क्या हो जाए? H और ये फ्री रेडिकल इस तरीके से, हाँ ये फ्री रेडिकल हो जाए। सिमिलरली बोलो CH3 क्या होगा? CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड क्या हो जाए? CH3 हो जाए। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी फ्री रेडिकल से जुड़े होंगे उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी? उसकी ज्यादा होगी। तो अब मुझे बताइए यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? यहां तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, लेकिन यहां पे क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहां पे कितने बेटा? बोलो। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहां पे कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा? लास्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेंगी। ये क्या रहेंगी? स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो सबको समझ में आ रहा है कि ये क्या होगी बेटा? दैट इज स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर किसकी? स्टेबिलिटी ऑर्डर किसकी? आपकी या मेरी? फ्री रेडिकल्स की। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगी? ये वाली रहेगी। मतलब क्या रहेगी? बोलो बेटा इन शॉर्ट में कि टर्शरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होते हैं सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होते हैं प्राइमरी से, और प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होते हैं दैट इज मिथाइल फ्री रेडिकल से, मिथिल फ्री रेडिकल से। समझ में आया सबको? अब जितने भी कार्बोकैटायन में हमने देखा था, कार्बोकैटायन की जो फ्री रेडिकल की ऑर्डर थी वही ऑर्डर नहीं होगी, थोड़ी चेंज हो जाएगी। मैंने आपको क्या बोला था कि कार्बोकैटायन में टर्शियरी फ्री रेडिकल बेंजाइल फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल होता है, और बेंजाइल फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है अलाइल कार्बोकैटायन से। लेकिन मैंने जब बोला था कि जब फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म आएगा तो उल्टा हो जाएगा, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। तो यहां पे बेंजाइल फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होते हैं अलाइल से, और अलाइल ज्यादा स्टेबल होते हैं टर्शियरी से। मतलब जो नेट ऑर्डर अगर आपको बता दूं यहां पे, तो नेट ऑर्डर क्या होगी पता है आपको? ये बात ध्यान में रख लीजिए आप। यहां पे नेट ऑर्डर अगर आपको बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट देखो बेटा यही चीज है कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला होगा, सही है ना? ट्राइफिनिल। ये तो 3 तरीके से रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगा। 3 फिनिल रिंग है यहां पे,
तो 3 तरफ से इसे स्टेबलाइज करेगा। सिमिलरली इससे कम कौन होगा बोलो बेटा? डायफिनिल। बोलो ना यार, क्या होगा? डायफिनिल। इसके बाद में क्या होगा बोलो? फिनिल। फिनिल होगा, दैट इज बेंजिल। बेंजिल फ्री रेडिकल्स। बेंजिल फ्री रेडिकल से कम कौन होगा बोलो? क्या बोला था मैंने? विनाइल। क्या? अलाइल। अलाइल बोला था। अलाइल फ्री रेडिकल बोले तो ये होता है ना अलाइल फ्री रेडिकल। क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, सामने बॉन्ड CH2 और ये फ्री रेडिकल। और इसके बाद में आता है बेटा टर्शरी। इसके बाद में कौन आएगा? टर्शरी। टर्शरी के बाद में आएगा सेकेंडरी। सेकेंडरी के बाद में आएगा प्राइमरी। प्राइमरी के बाद में कौन आएगा? मिथाइल फ्री रेडिकल। बस इतनी सी बात है, ये ऑर्डर आपके दिमाग में होनी चाहिए बस। देखो ये तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है। यहां पे भी क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। यहां पे क्या है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोल दीजिए या हाइपर कॉन्जुगेशन बोल दीजिए, लेकिन यहां पे भी पॉजिटिव इंडक्टिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे कोई पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, क्यों बेटा? अगर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा? डिस्टेबलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्टेबलाइज। जैसे मैंने बताया आपको कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और प्लस H मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज द फ्री रेडिकल। स्टेबलाइज द फ्री रेडिकल। ये सब कुछ क्या कर रहे हैं? स्टेबलाइज कर रहे हैं। किसको स्टेबलाइज कर रहे हैं बोलो? स्टेबलाइज द फ्री रेडिकल। स्टेबलाइज द फ्री रेडिकल। आ गया सबको समझ में? अरे समझ में आया ना? देखो मैंने आपको ये भी बता दिया कि हाउ फ्री रेडिकल इज फॉर्म, होमोलिटिक फिजन से या हेटेरोलिटिक फिजन से? होमोलिटिक फिजन से। समझ में आ रहा है? पोलर सॉल्वेंट की नॉन पोलर सॉल्वेंट? नॉन पोलर सॉल्वेंट। कौन सी कंडीशन है? हेल्प। समझ में आया? दैट इज हीट, लाइट और पेरोक्साइड भी लिया है आपने उसमें। क्या लिया है? पेरोक्साइड भी लिया है, या इलेक्ट्रिसिटी या रेडिएशन भी हो सकता है। लाइट आ गया तो रेडिएशन भी आ गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया? क्या दो सिमिलर एटम्स के बीच में ही होमोलिटिक फिजन हो सकता है? नहीं, दो डिफरेंट एटम्स के बीच में भी क्या हो सकता है? होमोलिटिक फिजन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। कि कंडीशंस कौन कौन सी है वहां पे। ठीक है, और उसके बाद में मैंने बता दिया आपको कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp भी हो, sp2 भी होगा, sp3 भी होगा। वो डिपेंड करता है कि कौन से इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है उसे। वो स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है ना बेटा हाइब्रिडाइजेशन उसका, कि वो पिरामिडल हो रहना चाहता है या फिर वो प्लेनर होना चाहता है। ये डिपेंड करता है कि उसे किसमें ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। अगर वो प्लेनर होके ज्यादा स्टेबल हो रहा है तो प्लेनर हो जाएगा। अगर वो टेट्राहाइड्रल या पिरामिडल होके ज्यादा स्टेबल हो सकता है तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में रहेगा। सबको समझ में आ गया? क्लियर है बात यहां पे? और ये सारे जो इफेक्ट है उसे क्या करेंगे? स्टेबलाइज करेंगे। क्या करेंगे? स्टेबलाइज। बड़े फिर आ गया अभी देखो, मैंने आपको 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट बताया है। पहला है कार्बोकटायन, दूसरा है कार्बन एनायन और तीसरा है बेटा फ्री रेडिकल। एक बेंजाइन, नाइट्राइन बताऊंगा आपको, लेकिन अभी नहीं बताता हूं। अब बात करते हैं व्हाट इज रिएजेंट। रिएजेंट्स क्या होते हैं? देखो जब कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है, जब कोई केमिकल रिएक्शंस होती है बेटा, तो उसमें रिएजेंट जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसी भी सबस्ट्रेट से, किसी भी कंपाउंड से अगर मुझे नया कंपाउंड अगर बनाना है तो रिएजेंट की वजह से ही होगा। जब तक कि आप उसमें रिएजेंट ऐड नहीं करते तब तक कि बेटा वो रिएक्टेंट का कन्वर्शन प्रोडक्ट में नहीं होता है। जैसे आप एक आधा सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपको मिल्क से कर्ड्स बनाना है, मिल्क से कर्ड्स बनाना है तो आपको उसमें क्या डालना पड़ेगा? थोड़ा सा और कर्ड डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? या लेमन जूस है उसमें ऐड करना पड़ेगा आपको, तब तक कि वो जो कर्ड है, मिल्क है, वो कर्ड में नहीं जाएगा। आप एक काम कर दीजिए, मिल्क को आप 1 से लेकर 2 दिन तक रख दीजिए, वो कभी कर्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। समझ में आ रही ना बात? मतलब वो जो दूसरा जो कर्ड हम ऊपर से डालते हैं, उसमें ऊपर से थोड़ा सा जो कर्ड डालते हैं बेटा, वो रिएजेंट की तरह काम करता है। समझ में आ रहा है ना आपको? जब तक कि आप बेटा उसके ऊपर से कर्ड में, मिल्क में कर्ड नहीं डालोगे, तब तक के वो पूरा का पूरा कर्ड में कन्वर्ट कभी नहीं होगा। चाहे आप 1 दिन रख दीजिए, 10 दिन रख दीजिए, दूध खराब हो जाएगा, आपका मिल्क खराब हो जाएगा, लेकिन वो कर्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? तो जो कर्ड है या लेमन जूस है, वो किसकी तरह काम कर रहा है? रिएजेंट की तरह काम कर रहा है। तो रिएजेंट क्या करते हैं? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन होती क्या है? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? पढ़ाऊंगा आपको, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी पढ़ाऊंगा, और रिएक्शंस क्या होती है वो भी पढ़ाऊंगा। देखो जब रिएक्शंस होती है तो रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट होता है, जो इनिशियल हमारे पास में जो रॉ मटेरियल है, उससे मुझे कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, तो जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। और ये सब कुछ कैसे होता है कि रिएक्टेंट के अंदर के पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। बॉन्ड बनना और बॉन्ड टूटना, पहले बॉन्ड टूटते हैं बाद में बॉन्ड बनते हैं। उल्टा बोल दिया था क्या? पहले बॉन्ड टूटेंगे बाद में बॉन्ड बनेंगे। उसी को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस कराने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल रिएजेंट की जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है। उन एक्सटर्नल सब्सटेंस को ही हम क्या कहते हैं? रिएजेंट। क्या बोलते हैं उन्हें? रिएजेंट। तो अब सुनिएगा कि रिएजेंट क्या होते हैं। दिस आर द अटैकिंग स्पीसीज, जो अटैक करती है। कहां पे अटैक करेगी? सबस्ट्रेट पे या रिएजेंट पे। देखो होता क्या है, केमिकल रिएक्शंस होती क्या है पहले ये समझिए।
अब बेटा इधर देखो, कोई केमिकल रिएक्शंस होती क्या है? केमिकल रिएक्शंस के अंदर टोटल 4 उसके कंपोनेंट होते हैं। पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है सबस्ट्रेट। क्या होता है? सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट जो है ऐसा रिएक्टेंट है जिसके ऊपर अटैक होने वाला है। जिसके ऊपर क्या होने वाला है? अटैक होने वाला है। और किसका अटैक होने वाला है? रिएजेंट का। मतलब रिएजेंट क्या होता है? अटैकिंग स्पीसीज। रिएजेंट किसे कहते हैं? अटैकिंग स्पीसीज। और जिस पे अटैक हो रहा है उसे क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। और जो अटैक कर रहा है उसे क्या कहते हैं? रिएजेंट। और जैसे ही इसने बेटा इसके ऊपर अटैक कर दिया तो मिलके क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। एक मेन प्रोडक्ट होता है और एक होता है बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट मतलब साइड प्रोडक्ट। एक साइड प्रोडक्ट भी होता है, बाय प्रोडक्ट बोलते हैं उसे। बाय प्रोडक्ट बोलेंगे उसे क्या बोलेंगे बेटा? बाय प्रोडक्ट। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शंस होती है। तो हमें इस रिएजेंट के बारे में पढ़ना है। तो ये जो रिएजेंट है इसे कहते हैं हम अटैकिंग स्पीसीज। अब ये अटैकिंग स्पीसीज क्या हो सकती है? इधर देख लीजिए। अब रिएजेंट के बारे में पढ़ रहे बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना, मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है? इधर देखो, अब बात कर रहे हैं व्हाट इज रिएजेंट। व्हाट इज रिएजेंट? रिएजेंट होता क्या है? रिएजेंट होता है बेटा अटैकिंग स्पीसीज विच अटैक ऑन द विच मॉलिक्यूल? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। क्या ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन हो सकता है? हो सकता है। क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच हो सकता है? हो सकता है। क्या ये न्यूट्रल हो सकता है? हो सकता है। ये कोई भी स्पीसीज हो सकती है, चाहे ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, चाहे ये इलेक्ट्रॉन रिच हो, चाहे ये न्यूट्रल स्पीसीज हो। कोई भी स्पीसीज हो सकती है जो अटैक करेंगी किसके ऊपर? सबस्ट्रेट के ऊपर इन अ केमिकल रिएक्शन। उसे कहते हैं हम रिएजेंट। सो दैट इज रिएजेंट। इट इज अ, बोलो बेटा क्या होगा? इट इज अ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है बोलो? इट इज अ इलेक्ट्रॉन। इट इज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इट इज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। और क्या होगा बोलो बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच। और क्या बोलेंगे? और न्यूट्रल स्पीसीज। और क्या बोलेंगे? न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज। इट इज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच और न्यूट्रल स्पीसीज विच अटैक ऑन, विच अटैक किसके ऊपर करेगी? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर। इधर देखो नहीं तो आपके ऊपर अटैक हो जाएगा बेटा। इधर देखो। सो दैट इज अ न्यूट्रल स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज विच अटैक ऑन सबस्ट्रेट, विच अटैक ऑन दी सबस्ट्रेट। अभी तो बताया कि सबस्ट्रेट होता क्या है? जिसके ऊपर अटैक हो रहा है, ठीक है? तो बेटा इधर देख लीजिए कि यह होगा, किसके ऊपर अटैक होगा? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर इन केमिकल रिएक्शंस। इन विच रिएक्शंस? इन केमिकल रिएक्शंस। इन केमिकल रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज, उसे क्या कहते हैं हम? रिएजेंट। उसे क्या कहते हैं? रिएजेंट। सो रिएजेंट इज अ स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच और न्यूट्रल स्पीसीज विच अटैक ऑन दी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड एज दी रिएजेंट। तो रिएजेंट हमको समझ में आ गया, या तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, या तो न्यूट्रल होंगे, तो अब देख लीजिए बेटा, इस रिएजेंट के 2 टाइप है। इस रिएजेंट के कितने टाइप्स है? 2 टाइप है। पहला रिएजेंट होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा या न्यूट्रल होगा? न्यूट्रल भी हो सकता है। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो न्यूट्रल भी हो सकता है। दोनों बातें हो सकती है। तो देखो, पहला क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। पहला क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा क्या होगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल। अब देखो, जितनी भी मैं हैलो अल्केन में जितनी भी रिएक्शंस पढ़ाऊंगा आपको, सारी की सारी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो उसके लिए समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, व्हाट इज बेस क्या होते हैं, बेसिसिटी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट क्या होते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये यहीं से समझ में आता है। रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, रेट किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ये सारी चीजें यहीं से निकल के आती है। तो पहले आप रिएजेंट समझिए कि रिएजेंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। एक एक करके बात करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो आप बता सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज वाले वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफाइल होंगे। लेकिन कुछ ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रोफाइल है, कुछ ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जो न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल में तो बहुत वेरिएशंस आता है। पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल होते हैं, सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, लोन पेयर डोनर न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो सारे एग्जांपल्स आपको याद करने पड़ेंगे, या तो फिर अगर आप थोड़ा सा भी सोच पा रहे हो तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे एक एक करके बात करते हैं बेटा। इधर देखो, सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल होते क्या है, इधर देखिए आप।
व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इधर देखिए आप, ये जो इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रो लिखा गया है बेटा यहां पे, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और ये होता है फाइल्स। फाइल्स का मतलब होता है अट्रैक्टिंग। फाइल्स का मतलब होता है अट्रैक्टिंग या टू लविंग, दैट इज लविंग स्पीसीज बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। सो दैट इज टू अट्रैक्टिंग और लविंग स्पीसीज। ठीक है, तो ऐसी स्पीसीज विच अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, विच अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो लिखो यहां पे कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को क्या कहते हैं? बोलो, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग स्पीसीज को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। अब मुझे एक बात बताइए, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अरे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ना। समझ में आ रही है ना बात? जिसके पास जो कम होता है वो चाहता है। तो लाइक दैट ये इलेक्ट्रॉन चाहता है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसलिए ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ठीक है, आपको किस बात की कमी है? हाँ, इधर देखो बेटा, आपको बेटा ये चीजें आपको पता नहीं है, बस आपको इसी बात की डिफिशियंसी है और आपको इस बात का एहसास भी नहीं है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल को इस बात का एहसास है कि उसे क्या चाहिए। आपको स्टेबलाइज होने के लिए आप समझदार हो, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। समझ में आ रही है ना बात यहां पे? तो बेटा थोड़ा ध्यान दीजिए यहां पे। सो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट्स। इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो बेटा ये चीजें आपको समझने की जरूरत है अभी। सो दैट इज इट इज ए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। और जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं उन्हें लुईस एसिड कहते हैं या लुईस बेस कहते हैं? लुईस एसिड। सो दैट इज इट इज एक्ट एज अ लुईस एसिड। इट इज एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, एक्ट एज बोलो, क्या बोला बेटा? लुईस एसिड। लुईस एसिड। सबको समझ में आ गया कि ये क्या है बेटा? लुईस एसिड है। बताइए कंप्लीट ऑक्टेट होगा कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज अगर है तो बोलो क्या होगा? दैट इज द इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट क्या होगा इसका? इनकम्प्लीट होगा। ऑक्टेट क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। तो ये बात ध्यान में रखना, तभी तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तभी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अब देखो इसमें दो तरीके के इलेक्ट्रोफाइल है। अब दो तरीके के इलेक्ट्रोफाइल है, एक पॉजिटिव चार्ज वाले और एक न्यूट्रल वाले। अब देखो ये तो याद करने की जरूरत नहीं कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल है करके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो आप, जैसे फॉर एग्जांपल H+ हो जाए, इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल Br+ हो जाए, इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे NH4+ हो जाए, इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? इलेक्ट्रोफाइल है। सबको समझ में आ रहा है? जैसे कि क्या हो जाए बेटा? H3O पॉजिटिव हो जाए, इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास में क्या हो जाए? ये H+ हो जाए, Br+ हो जाए, NH4+ हो जाए, H3O+ हो जाए, या फिर आप यहां पे क्या ले लीजिए बेटा? यहां पे ले लीजिए आप, दैट इज PHNH3+। क्या हो जाए? PHNH3+। ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। आपको पॉजिटिव याद करने की जरूरत ही नहीं है। जिस किसी पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे कि ड्यूटेरियम प्लस है या फिर ट्रिटियम प्लस है, इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। आयोडीन प्लस है तो ये क्या हो गया? जैसे कि Cl+ है, ये क्या हो जाएंगे? सारे के सारे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, नजर आ रहा है आपको कि पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। कुछ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं। ये क्या है आपके पास में? बोलो बेटा, ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। अब इससे इलेक्ट्रोफाइल को मैं ई पॉजिटिव से बताऊंगा। ई पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, दे अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के डिफिशिएंसी सर, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। देखो एक बात यहां से और ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है। ये कहां पे जाके अटैक करेंगी? दे अटैक ऑन, बोलो, दे अटैक ऑन, अटैक ऑन, अटैक ऑन, क्योंकि अटैकिंग स्पीसीज है ना। अरे रिएजेंट है तो क्या है? अटैकिंग स्पीसीज है। तो दे अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। बेटा चोर कहां पे डाका डालता है आपको अच्छे से पता है, तो ये कहां पे डाका डालेगा? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे जाके डाका डालेगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करेगा, क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। सबको समझ में आ रहा है? तो ये छोटी छोटी चीजें आपने दिमाग में रखी है कि इलेक्ट्रोफाइल होते क्या है।
इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होती है, दे अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, दे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड दे एक्ट एज अ लुईस एसिड एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और एक होते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट, जैसे कि फॉर एग्जांपल BF3 क्या हो जाए, BF3 हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल PCl3, जैसे कि फॉर एग्जांपल ZnCl2, जैसे कि एग्जांपल BeCl2, जैसे कि एग्जांपल इधर देखो आप, जैसे कि एग्जांपल यहां पे FeCl3 क्या हो जाए, FeCl3 हो जाए, क्या हो जाए, FeCl3 हो जाए, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ZnCl2, FeCl3, AlCl3, बिल्कुल AlCl3 क्या हो जाए, AlCl3, तो ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। ये देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया क्या, दिया क्या पॉजिटिव चार्ज, नहीं दिया, लेकिन फिर भी क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है। जैसे इधर देखो बेटा, आपको पता है ना कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, जैसे ही ये Cl माइनस आएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, AlCl4 में, AlCl4 माइनस में। देखो इलेक्ट्रॉन ले रहा है या नहीं ले रहा है, ले रहा है, तो ये जो हो जाएंगे, ये जो हो जाएंगे बेटा, इन्हें क्या बोलते हैं, बोलो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं इन्हें, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। कौन कौन से एग्जांपल है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के, BF3, PCl3, ZnCl2, BeCl2, FeCl3, AlCl3, जिनका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा बेटा, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, बताओ बोला, हाँ बताओ बोला, पीछे वाले कौन कौन से न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, पहले ये बताओ, बताओ ना, जब से देख रहा हूं बातें कर रहे हो आप, बताओ पीछे के उसमें तो कोई भी बता दो। इसमें यहां पे मैंने 4-5 एग्जांपल लिखे हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल बताओ। क्या होगा मनोहर, बताओ, बता नवल का इलेक्ट्रोफाइलचे एग्जांपल सांगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। हाँ BF3 और AlCl3, वेरी गुड। हाँ नेक्स्ट, FeCl3, नेक्स्ट, और कौन सा है, FeCl3 और BeCl2, हाँ और बता कौन कौन से है, चल ठीक है, बता बेटा न्यूट्रल के, हाँ आप बताओ, हाँ BF3, PCl3 और ZnCl2, हाँ ZnCl2 और कौन से है बेटा। देखो अगर आपको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज देखते नहीं आ रही तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो रही है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो रही है। ये जरूरी नहीं है याद करना, मैं बोल भी नहीं रहा हूं कि आपको याद करिए करके, ये बोल भी नहीं रहा हूं। और बेटा कुछ बच्चों को याद करने की भी जरूरत नहीं, वो ऑक्टेट देख लेंगे, समझ में आ जाएगा उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से किया उनको समझ में आता है, तो उनको याद करने की जरूरत नहीं है। अब BF3 है, साइड एटम 3 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। इसमें PCl3 में साइड एटम कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यहां पे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहां पे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहां पे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यहां पे कितने हैं, 6 है। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो तो क्या हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो याद करने की भी जरूरत नहीं जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ा है, नहीं तो फिर याद करिए आप, नहीं तो फिर आपको याद करना पड़ेगा, आपको जोर देना पड़ेगा दिमाग पर कि ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। क्योंकि आप इलेक्ट्रोफाइल अगर पढ़ रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन अगर पढ़ रहे हैं तो ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन ये चीजें याद करना पड़ेगा आपको। अब जरूरी, इससे भी जरूरी है न्यूक्लियोफाइल, इससे भी जरूरी क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो अब देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, देखो आप इधर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो बाद में बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी की और बेसिसिटी, कल के लेक्चर में बताऊंगा आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी। लेकिन उससे पहले इधर देखो आप, अब बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल की। देखो नेक्स्ट है दैट इज न्यूक्लियोफाइल्स। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। अब बताइए न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। इधर देखो बेटा, इधर देखो, न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। इसका क्या मतलब होगा, न्यूक्लियस। और फाइल्स का मतलब तो आपको समझ में आ गया। सो दीज आर द, बोलो क्या बोलेंगे आप इसे, दीज आर द न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। क्या बोलेंगे, बोलो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज।
अब मुझे एक बात बताइए, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है? इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन देना चाहता है कि लेना चाहता है? देना चाहता है। लुईस बेस है कि लुईस एसिड है? लुईस बेस है। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करेगा कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। यहीं से तो बात है, एक बात आपने पकड़ ली तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर है? देखो पहली बात क्या बोला है, बोलो क्या बोला है? न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रॉन रिच है। ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन दे अटैक ऑन, बोलो कहां पे अटैक करेगी? अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे जाके क्या करेगी बेटा? अटैक करेगी, या ऐसे रीजन पे जाके अटैक करेगी जहां पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। सही है ना? आउट ऑफ रीजन ऑफ द लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रीजन ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम रहेगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर रहेगा, वहां पे जाके क्या कर देगा? अटैक कर देगा। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इसे कहते हैं हम, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल। बताऊंगा आपको न्यूक्लियोफाइल और तरीके से बता सकते हैं। जैसे इधर देखो, आप इधर देखो बेटा, ये मेरे पास में कार्बन है पॉजिटिव, ये आया न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा? यहां पे आके अटैक करेगा। सही है ना? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है। तो क्या बनेगा आपके पास में? ये कार्बन और ये न्यूक्लियोफाइल से जुड़ गया इस तरीके से। क्लियर है? और इलेक्ट्रॉन देख, इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन क्या है? रिच है। ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट। दे क्या हो जाएगा बेटा? दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट। एंड दिस एक्ट एज अ, बोलो क्या होगा? एक्ट एज अ लुईस बेस। चलेगा ना? ऐसे लिख रहा हूं तो लुईस बेस। ये क्या हो जाएगा? लुईस बेस। लुईस बेस ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट में बेटा। सो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन रिच है, अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, दे एक्ट एज अ लुईस बेस एंड दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट। अब देखो आप, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल दो तरह के होते हैं। एक होते हैं निगेटिव न्यूक्लियोफाइल, जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, और एक होते हैं न्यूट्रल। और न्यूट्रल में तीन होते हैं। तो न्यूट्रल बताऊंगा अभी, वेट कीजिए। अब यहां पे निगेटिव कौन कौन से होंगे? एग्जांपल देखो, इधर देखो बेटा, एग्जांपल जैसे कि H- न्यूक्लियोफाइल है, और इलेक्ट्रॉन रिच है ना, न्यूक्लियोफाइल पे निगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल पे निगेटिव चार्ज, NN, ओए NN न्यूक्लियोफाइल पे निगेटिव चार्ज। बहुत ध्यान में रख लीजिए आप। ये इलेक्ट्रॉन रिच H- है, जैसे Cl- है, जैसे Br- है, जैसे I- है, जैसे Cn- है, जैसे Nc- है, जैसे NH2- है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे NH2- है, हाइड्रोजन आयन कहते हैं इसे। ये होगा इस तरीके से। सिमिलरली जिस किसी पे भी निगेटिव चार्ज होगा, जिस किसी पे भी निगेटिव चार्ज होगा बेटा, दैट इज OH- है, जैसे O2- है, O2- है, जैसे S2- है। तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियोफाइल। दैट इज, इन्हें कहते हैं निगेटिव न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं इन्हें? निगेटिव न्यूक्लियोफाइल। तो निगेटिव न्यूक्लियोफाइल याद करने की जरूरत है क्या आपको? नहीं। जिस किसी भी स्पीसीज पे निगेटिव चार्ज होगा, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? निगेटिव न्यूक्लियोफाइल, निगेटिव न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल बोले इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीसीज, वो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। अब वो कौन से इलेक्ट्रॉन देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो सिग्मा डोनर है, वो पाई डोनर है, या LP डोनर है, लोन पेयर डोनर। समझ में आ रहा है क्या? तीन न्यूक्लियोफाइल आपने ध्यान में रखना है। निगेटिव न्यूक्लियोफाइल याद करने की कोई जरूरत नहीं। जिस किसी पे भी निगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, जिस किसी पे भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा वो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल मैं बता चुका हूं आपको। अब सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। कौन से न्यूक्लियोफाइल? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में मैंने कितने बोला आपको? तीन। 1 2 3। पहले क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं ना ये, तो पहले क्या होते हैं? पाई डोनर, पाई डोनर, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। जिसके पास में पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो डोनेट करेंगे। एक होते हैं बेटा LP डोनर। एक क्या होते हैं? LP डोनर, लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर। और एक होते हैं सिग्मा डोनर। अब पूछूंगा रे मैं, इधर देख लो आप, ध्यान दो आप। एक होते हैं सिग्मा डोनर, एक होते हैं LP डोनर, और एक होते हैं पाई डोनर। तो LP पाई डोनर कौन से होंगे? जिनके पास में पाई बॉन्ड होगा, जैसे ये पाई डोनर होगा, पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड टूटेगा ना यहाँ पे, पाई डोनर होगा। सिमिलरली ये भी क्या होगा बेटा? ये भी पाई डोनर होगा। ये क्या होगा? ये भी क्या होगा? पाई डोनर होगा। ये क्या होगा रे? CH2 डबल बॉन्ड, CH2 क्या होगा? पाई डोनर होगा। ये पाई डोनर, ये देखो ना पाई बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करेगा, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? तो इसे कहते हैं पाई डोनर। क्या कहते हैं? पाई डोनर। अब LP डोनर देख लीजिए आप, जैसे कि अमोनिया, देखो लोन पेयर है यहाँ पे, LP डोनर है। जैसे कि वाटर,
एलपी डोनर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल H2S दैट इज पाई डोनर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल PH3, ये क्या है बेटा, पाई डोनर है। दिख रहा है ना आपको, पाई डोनर नजर तो आ रहा है ना आपको, पाई डोनर है करके। देखो सॉरी, एलपी डोनर क्या बोलेंगे इसे, एलपी डोनर। जिसके पास में लोन पेयर होगी वो क्या करेंगे, लोन पेयर डोनेट करेंगे। सिमिलरली जैसे कि हाइड्राजीन, ये देख लीजिए आप, ये कौन सा डोनर है, एलपी डोनर है। ये क्या है, एलपी डोनर। जिसके पास में लोन पेयर होगी वो सारे क्या हो जाएंगे, एलपी डोनर। देखो समझ में आ रहा है ना कि जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, तो वो न्यूट्रल में आप 3 टाइप के, एक पहले है पाई डोनर, दूसरे है एलपी डोनर, तीसरे है सिग्मा डोनर। मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, सिग्मा बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो सिग्मा डोनर बोलते हैं उसे। पाई इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो पाई डोनर। लोन पेयर डोनेट, देखो ना यहाँ पे अमोनिया लोन पेयर डोनेट करेगा ना अपनी, तो इसे क्या कहते हैं, लोन पेयर डोनर। अब सवाल यह है कि सिग्मा डोनर क्या होता है। सिग्मा डोनर होता है बेटा दैट इज R2Na। ये होगा एक R2Na के बजाय RNA लिखते हैं उसे। इधर देखो आप, ये होगा RLi, ऑर्गेनोलिथियम, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर है, R2CuLi। इसे बोलते हैं बेटा गिलमैन रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट, गिलमैन रिएजेंट। ये बात ध्यान रखना, R2CuLi दैट इज गिलमैन रिएजेंट। दूसरा है R2CD, इसे कहते हैं वॉकर रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसे, वॉकर रिएजेंट। तो ये बात ध्यान में रख लीजिए आप। ये कौन से है, सिग्मा डोनर है। सिमिलरली R बॉन्ड Mg बॉन्ड X, इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जैसे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4, इसे कहते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सब कुछ ये क्या हो जाएंगे, सिग्मा डोनर। कौन कौन से है सिग्मा डोनर, RLi के बाद में R2CuLi, क्या बोलते हैं उसे, गिलमैन रिएजेंट। R2CD को क्या कहते हैं, वॉकर रिएजेंट। R बॉन्ड Mg बॉन्ड X को क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और एक है AlH4, और दूसरा कौन सा है, NaBH4। कौन से है, सिग्मा डोनर। न्यूक्लियोफाइल के कितने टाइप है, न्यूट्रल के 3। पहला कौन सा है, पाई डोनर, दूसरा है एलपी डोनर, तीसरा है सिग्मा डोनर। पाई डोनर में दिख रहे हैं आपको, ये सारे जो है इथीन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, ये सभी क्या हो जाएंगे, पाई डोनर। क्या हो गए, पाई डोनर। एलपी डोनर में लोन पेयर डोनर अमोनिया, वाटर, हाइड्राजीन, दिख रहा है ना आपको, अमोनिया, वाटर, हाइड्राजीन, अल्कोहल भी है, बिल्कुल अल्कोहल, नो डाउट अल्कोहल भी है। अल्कोहल के अलावा क्या ईथर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ईथर भी एलपी डोनर है। ईथर भी क्या होगा, एलपी डोनर। जिसके पास में लोन पेयर है देने के लिए वो लोन पेयर डोनेट करेंगे ना, वो क्या करेंगे, डोनेट लोन पेयर। और दूसरे क्या है, सिग्मा डोनर में कौन है, RLi, देन है R2CDLi, और एक क्या है R2CuLi को क्या कहते हैं, गिलमैन रिएजेंट, और R2CD को क्या कहते हैं, वॉकर रिएजेंट, और R बॉन्ड Mg बॉन्ड X को क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और नेक्स्ट क्या है, R बॉन्ड Mg LiLH4, और नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, NaBH4। 2 मिनट आपके पास में, 2 मिनट में पूरी स्लाइड लर्न करो।